क्या अब नहीं बिकेगा नॉन हॉलमार्क्ड पुराना सोना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बन गया है इतना बड़ा खतरा? कंपनियों के लिए कौन से नियम बदलेंगे? डॉलर के आगे रुपया हुआ और कितना कमजोर? क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों के लिए क्या है बड़ी खबर? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत है आपका हमारे इस प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। अब आप अपनी पुरानी गैर हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी को ना तो बेच पाएंगे और ना ही एक्सचेंज कर पाएंगे। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सोने की खरीद बिक्री के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के बाद पुरानी गैर हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी को बेचने के लिए पहले हॉलमार्क कराना होगा। BIS ने कहा है कि जिन ग्राहकों के पास बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी है वो इसे बेचने या एक्सचेंज करने से पहले अनिवार्य रूप से हॉलमार्क ज़रूर ले लें। नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी ब्रिटिश टेलीकॉम ने 55,000 लोगों को, जी हाँ आपने सही सुना, 55,000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी है। BT के अभी 1,30,000 कर्मचारी हैं। नौकरियों में ये छटनी 2030 तक की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि वो नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है। कंपनी ऐसा करके अपने खर्चों में कटौती भी करना चाहती है। बाजार नियामक सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के लिए अनुपालन में एकरूपता और नियामकीय सुनिश्चितता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना यानी UPSI की मौजूदा परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने यह प्रस्ताव कुछ घटनाओं को UPSI के रूप में चिन्हित करने के इरादे से रखा है। सेबी ने सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा शर्तों के नियम 30 के तहत जरूरी खुलासे को इसमें शामिल करने की बात कही है। दोपहिया वाहनों से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें हैं। वाहन डीलरों की संस्था है फाडा। फाडा ने सरकार से 2 व्हीलर पर GST की दर 28% से घटाकर 18% करने की मांग की है और फाडा का यह कहना है कि लाखों लोगों के लिए ज़रूरी वाहनों को विलासिता की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को मौजूदा 40% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा है। अगर सब्सिडी में ये कटौती होती है तो इससे EV के दाम यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम बढ़ जाएंगे। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। BSE सेंसेक्स करीब 129 अंक टूटकर बंद हुआ। SBI और ITC के अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद मुनाफा वसूली हावी होने से बाजार नुकसान में रहा। इसके अलावा चुनिंदा शेयरों में मुनाफा वसूली से भी बाजार में दबाव देखा गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे कमजोर होकर 82.59 के स्तर पर आ गया। विदेशों में डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी से रुपए में ये गिरावट आई है। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21% बढ़कर 103.10 हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में कल रात की तेजी के कारण भी रुपए पर दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 480 रुपये और गिर गया। इससे पिछले 2 दिनों में सोना 660 रुपये सस्ता हुआ था। इस तरह 3 दिनों में सोना 1000 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। चांदी की कीमत भी 530 रुपये घटकर 72,750 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। अब अगली खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, हेलो मनी 9 में कल 1 जब बजेंगे तो क्या कुछ हेलो मनी 9 में होगा खास। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह रोजाना हेलो मनी 9 लेकर आते हैं आपके लिए सोमवार से शुक्रवार। कल है दिन शुक्रवार का और कल संतोष सिंह होंगे हमारे मेहमान। CEO हैं JRK वेल्थ मैनेजमेंट के। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। तो अगर स्टॉक्स पर जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं संतोष सिंह से, जो आपके स्टॉक से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। शुक्रवार दोपहर 1 बजे लाइव पर हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं। और आपको करना यह है कि एक व्हाट्सएप का मैसेज करना है 9311121874 पर।
चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का बुलेटिन की। रेटिंग तय करने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के अपने आउटलुक में कोई बदलाव नहीं किया है। उसने भारत को BBB नेगेटिव रेटिंग दी है। S&P के इस कदम से भारत सरकार के उन तमाम प्रयासों को झटका लगा है जो भारत को दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं। S&P की रेटिंग से देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत राजकोष पर भी सवाल उठेंगे। सेबी ने भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नोटिस भेजा है। नोटिस में उससे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मांग की गई है। सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है। सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने ये नोटिस भेजा है। पेटीएम ने SBI कार्ड और NPCI के साथ मिलकर को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है। पेटीएम रुपे क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा। यूजर्स को UPI QR कोड पर रुपे क्रेडिट कार्ड के काम करने से मोबाइल फ़ोन पर लेन देन करने में और तेज़ी आएगी। ये डिजिटल भुगतान के एक नए युग की शुरुआत है। हर संस्करण के कार्ड धारक को पेटीएम के जरिए भुगतान पर 2% कैशबैक और वॉलेट रिलोड और ईंधन खर्च को छोड़कर अन्य सभी खरीदारी पर 1% कैशबैक मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाला खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना के दायरे में लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भेजी गई राशि पर टैक्स संबंधी पहलुओं में समानता लाना है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाला खर्च भी RBI की LRS योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर TCS काटा जा सकेगा। अगर TCS देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वह अपने इनकम टैक्स या एडवांस टैक्स के बदले क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का काम अगले 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा। देश के इस पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे से दिल्ली गुरुग्राम के बीच यातायात दबाव कम होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम 4 पैकेज में पूरा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन का काम पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा और पूरी परियोजना ITS से युक्त होगी। अब बुलेटिन को खत्म करने का वक्त आ चला है, लेकिन आपको बता दें कि कल शाम हेलो मनी 9 में क्या कुछ होगा खास। कल जब बजेंगे घड़ी में 4 और हेलो मनी 9 आप देखेंगे लाइव, तो आपको पूछना है सवाल। जी हाँ, लाइव शो में आपको सवाल पूछना है अनुज गुप्ता से, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च IIFL सिक्योरिटीज़ के। और कल का मुद्दा है बहुत खास, सिल्वर ETF या चांदी किसमें निवेश है सही। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, या फिजिकल चांदी खरीदें या फिर सिल्वर ETF में निवेश कर दें। तो आपको करना क्या चाहिए, इसी सवाल का जवाब कल देंगे शुक्रवार शाम 4 बजे अनुज गुप्ता। और आपको करना यह है कि एक व्हाट्सएप का मैसेज आपको करना है अगर आपका कोई इससे जुड़ा सवाल है। 9311211874 पर आपको वो सवाल भेज देना है मनी 9 के पास, और मनी 9 की टीम पूछेगी अनुज गुप्ता से वो सवाल। और लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे अनुज गुप्ता। सिल्वर ETF या चांदी किसमें निवेश है सही। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।